हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्राउन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर के बारे में और जानेंगे आज इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इसकी डिटेल्ड वीडियो आज हम यहाँ पे बात करेंगे। राइट, प्रोबेबिलिटी जहाँ तक बात करें बेटा, प्रोबेबिलिटी जनरली हम इस तरीके से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, दैट इज PE, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, राइट, इज इक्वल्स टू, दिस इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स, favorable outcomes upon total possible outcomes, राइट। प्रोबेबिलिटी चैप्टर बेटा आप पहले भी पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में भी ये चैप्टर था प्रोबेबिलिटी, राइट। प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में होता क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट मीन्स पॉसिबिलिटीज, है ना। किसी चीज़ को अगर सपोज हम करते हैं तो उसको काम को करने के कितने तरीके मतलब यहाँ पे हो सकते हैं, उसके बारे में जनरली हम बात करेंगे आज। देखो यहाँ पे बेटा जो P है, P स्टैंड फॉर प्रोबेबिलिटी एंड E स्टैंड फॉर इवेंट, राइट। कभी भी हम किसी की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी हमेशा निकलती है बेटा इवेंट की, हमेशा प्रोबेबिलिटी निकलती है, राइट। तो वो इवेंट की हम यहाँ पे बात करेंगे। फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए? व्हाट इज मीन बाय फेवरेबल आउटकम, राइट। सो फेवरेबल आउटकम दैट मीन्स वो कि जिसकी आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वो इवेंट कितने बार हुआ है। टोटल पॉसिबल आउटकम मतलब जो मेरे पास वे है उसमें कितने पॉसिबल आउटकम्स मेरे पास हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, डिस्कस करेंगे इस बात को कि कैसे ये चीज़ें हो सकती हैं। मान लो मेरे पास एक अर्न है, राइट। अर्न मेरे पास है कोई, ठीक है। इसमें मान लो 5 मेरे पास रेड बॉल है, 2 मेरे पास ब्लैक बॉल है और 3 मेरे पास येलो बॉल है, ठीक है। सपोज करो मेरे पास एक अर्न है, राइट। अर्न में सपोज 5 रेड बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है और 3 मेरे पास येलो बॉल है। अब जो टोटल पॉसिबल है, टोटल पॉसिबल क्या होता है बेटा? इन सबको ऐड कर देना है, 5 + 2 7 + 3 10। तो जो टोटल पॉसिबल आउटकम है मेरे पास यहाँ पे वो कितने बेटा? वो है यहाँ पे 10 है, राइट। तो इस तरीके से हम निकालते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स, राइट। तो इन सब काम को करने से और भी पहले हम जान लेते हैं आज कि सैंपल स्पेस, राइट। सैंपल स्पेस के बारे में जान लेते हैं कि सैंपल स्पेस क्या होता है। क्योंकि देखो जब भी हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे बेटा, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जब भी हम फाइंड आउट करेंगे तो हमको ज़रूरत होगी सैंपल स्पेस की, राइट। अब सैंपल स्पेस किस किस चीज़ का होता है वो यहाँ पे हम जनरली आज डिस्कस करेंगे और भी ज़्यादा। जैसे नंबर 1 में अगर हम बात करें, नंबर 1 में तो बेटा हमारे पास सबसे पहले आता है कॉइन। क्या आता है हमारे पास? कॉइन। कॉइन वाले क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास यहाँ पर, राइट। तो कॉइन का हम सैंपल स्पेस जानेंगे, कॉइन का सैंपल स्पेस कैसे होता है। तो कॉइन में सपोज मैंने कॉइन को 1 टाइम स्पिन किया, सपोज मैंने कॉइन को 1 टाइम स्पिन किया तो पॉसिबल है हेड आ सकता है या फिर टेल भी आ सकता है, राइट। दो मेरे पास यहाँ पे बेटा क्या है? पॉसिबिलिटीज़ है। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी मेरे पास कितनी यहाँ पे? 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं। अच्छा, मान लो मैंने 2 टाइम करा, 2 टाइम्स, तो हो सकता है कि हेड, पहले कॉइन में हेड आ गया हो, दूसरे कॉइन में टेल आ गया हो। मान लो पहली बार करा तो यहाँ पे टेल आ गया हो, यहाँ पे हेड आ गया हो। मान लो दोनों बार क्या आया हो? हेड भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बार क्या आया हो? टेल भी आया हो, राइट। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? ये 4 हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए। अब सपोज 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, या फिर इस बात को आप ऐसे बोल सकते हो कॉइन्स, 3 कॉइन्स, ठीक है। तो 3 कॉइन से तो क्या होगा? सपोज आपने कॉइन को स्पिन किया, स्पिन करने के बाद पहले कॉइन में हेड आया, दूसरे कॉइन में भी हेड आया, तीसरे कॉइन में भी हेड आ गया, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है पहले कॉइन में हेड आया हो, दूसरे में टेल आया हो, तीसरे में भी टेल आया हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है पहले कॉइन में हेड आ गया हो, दूसरे कॉइन में भी हेड आ गया हो और तीसरे कॉइन में टेल आ गया हो। या फिर बेटा ऐसा भी हो सकता है पहले कॉइन में हेड आया हो, दूसरे कॉइन में टेल आया हो, तीसरे कॉइन में हेड आ गया हो, राइट। या फिर और कैसे भी हो सकता है, तीनों कॉइन में टेल भी आ सकता है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट। या फिर ऐसा हो सकता है
पहले कॉइन में टेल आ गया हो, बाकी 2 में हेड आ गया हो। या फिर बेटा ऐसे भी हो सकता है, पहले 2 में टेल आ गया हो और तीसरे कॉइन में क्या आ गया, हेड आ गया, राइट। या फिर बेटा एक काम और हो सकता है हमारे पास, क्या बचा हमारे पास, THH, TTH आ गया, THT आ गया, यस। पहले कॉइन में टेल आ गया, दूसरे कॉइन में हेड आ गया और तीसरे कॉइन में फिर से क्या आ गया बेटा, टेल आ गया। तो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए बेटा, 8 हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए। तो इस तरीके से हम निकालते हैं बेटा पॉसिबल आउटकम्स, हम ऐसे निकालते हैं, राइट। तो आप ध्यान रखिएगा इनको, ये 1 कॉइन के लिए है, ये हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, ये 2 कॉइन के लिए और ये किसके लिए बेटा, 3 कॉइन्स के लिए। तो इस तरीके से हम निकालते बेटा किसके लिए, कॉइन के लिए हम यहाँ पे सैंपल स्पेस कैलकुलेट करते हैं। इन पे क्वेश्चंस भी हम बात करेंगे कि क्वेश्चन इन पे कैसे आते हैं। अब हम दूसरे टाइप का देख लेते हैं जिसको बोलते बेटा क्या है, डाइस, है ना। डाइस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और बहुत एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बेटा प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है आपका 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे हमें एग्जाम में देखने को मिल जाता है, राइट। डाइस की बात करें तो बेटा इसका अगर 1 टाइम हमने इसको थ्रो किया है, एक बार अगर हमने इसको क्या किया, थ्रो किया है, तो बेटा पॉसिबिलिटी क्या होंगी, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है, राइट। डाइस मतलब क्या, लूडो जो खेलते हो ना हम लोग, लूडो जो खेलते हैं, राइट, तो वो उसी डाइस की बात कर रहे हैं, मतलब एक क्यूब। डाइस को ऐसे भी कह सकते हैं आप, एक क्यूब बोल सकते हो। तो क्यूब में कितने फेसेस होते हैं बेटा, 6 फेसेस यहाँ पे होते हैं, राइट। तो अगर मैंने एक टाइम सपोज उसको थ्रो किया है तो क्या आ सकता है पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 5 और 6 मेरे पास यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। मेरे पास 6 टोटल पॉसिबल आउटकम्स बेटा यहाँ पे आ सकते हैं, ओके। अब अगर सपोज मैंने इसको 2 टाइम सपोज मैंने इसको क्या किया बेटा, थ्रो किया, 2 बार अगर मैंने इसको थ्रो किया, तो यहाँ से बेटा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, राइट। और कंपलसरी यहाँ पे क्वेश्चन आता है। मान लो ये पहली डाइस का है 1 2 3 4 5 एंड 6। ये दूसरी डाइस के लिए है 1 2 3 4 5 और 6। अब हम बनाएंगे बेटा यहाँ पे सैंपल स्पेस बनाएंगे 2 डाइस के लिए, राइट। और चेक करेंगे मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे कितने हो सकते हैं। देखो इसमें कुछ नहीं करना, सिंपली 1 को 1 के साथ लेना है, ऐसे 1 1 1 को 2 के साथ में, 1 2 1 को 3 के साथ में, 1 3 1 को 4 के साथ में, 1 4 1 को 5 के साथ में, 1 5 1 को 6 के साथ में, 1 6, राइट। तो इस तरीके से बेटा आप यहाँ पे पहली लाइन कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरी 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। इसी तरीके से बेटा आप थर्ड लाइन कंप्लीट कर लेंगे, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ऐसे कर लें। सेम आप 4 वाली लाइन कंप्लीट कर लो, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। सेम बेटा 5th लाइन कंप्लीट कर लो, तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। ऐसे बेटा आप ये 6 लाइन कंप्लीट कर लें, तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो इस तरीके से बेटा हम क्या बना सकते हैं, 2 डाइस का सैंपल स्पेस बना सकते हैं। अब चेक करेंगे इसमें मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स हमारे कितने हैं। तो हम देखते हैं कि भाई जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। वर्टिकल में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो बेटा जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए, टोटल आउटकम्स जो यहाँ पे हो गए बेटा, वो हमारे पास कितने हो गए, 36, राइट। तो जब भी मैं किसी एक डाइस को जब भी मैं किसी 2 डाइस को फेंकता हूँ, 2 डाइस को जब भी मैं अगर थ्रो करता हूँ, राइट, तो मेरे को कितना, ये मेरे को इस तरीके का सैंपल स्पेस देखने को मिलता है।
तो पहला था हमारा कॉइन का, जिसमें एक कॉइन, दो कॉइन और तीन कॉइन को फेंका गया था। अच्छा, आपको अगर सपोज ऐसा लग रहा है कि भाई हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसमें 4 पॉसिबिलिटीज़ है, इसमें 8 पॉसिबिलिटीज़ है, तो उनके लिए एकदम सिंपल सा फॉर्मूला बेटा मैं आपको बताता हूँ, जो आपने पढ़ा होगा पहले भी, अगर नहीं पढ़ा तो देख लीजिए। 2n, फॉर्मूला क्या है? 2n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइन्स, n इज इक्वल टू क्या बेटा? नंबर ऑफ कॉइन्स हैं सपोज मेरे पास यार। अब चेक कर लेते हैं क्या है सही है। एक कॉइन था मेरे पास 2 to 1 कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। 2 कॉइन मेरे पास थे, तो देखो 2 to 2, n की वैल्यू मैंने 2 रख दी, 2 जा कितना होगा बेटा? 4 आ गया। तो देखो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 4 हो गए। मेरे पास सपोज 3 कॉइन्स थे, तो कितना कर दूँ मैं? 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 बिकम्स वॉट? 2 जा 4, 4 जा 8। तो इस तरीके से बेटा हम पता करेंगे कि भाई पॉसिबल आउटकम्स टोटल कितने यहाँ पे हो सकते हैं, राइट। इसी तरीके से हमने देखा डाइस के लिए, जब हम एक बार थ्रो करेंगे, वन टाइम जब हम किसी डाइस को थ्रो करेंगे बेटा, तो पॉसिबिलिटी कितनी आएंगी? 1 2 3 4 5 एंड 6 पॉसिबिलिटीज आएंगी। इसी तरीके से अगर मैं 2 बार इस डाइस को सपोज थ्रो करता हूँ, तो बेटा ये मेरा कुछ ऐसा सैम्पल स्पेस यहाँ पे जनरेट होता है, राइट। तो अब एक और हम सीखेंगे यहाँ पे, जिसका नाम है बेटा डाइस, प्लेइंग कार्ड्स वाले जो क्वेश्चन है। प्लेइंग कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बेटा एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, राइट। तो उसके भी सैम्पल स्पेस की बात करेंगे, बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए बेटा, तो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो हम प्लेइंग कार्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि प्लेइंग कार्ड्स के क्वेश्चंस को कैसे हम, मतलब उसमें सैम्पल स्पेस या फिर उसके बारे में जानेंगे कि प्लेइंग कार्ड्स एक्चुअली में होते कैसे हैं, राइट। प्लेइंग कार्ड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, राइट, बहुत बार आप देखे होंगे, राइट, कि आपके बड़े कोई सपोज कार्ड्स खेल रहे हैं, या फिर आपने कभी कहीं सर्च किया होगा कि कार्ड्स मतलब कैसे। तो कार्ड्स जनरली क्या होता है बेटा? प्लेइंग कार्ड्स होते हैं मेनली यहाँ पे होते हैं 2 कलर के, एक होता है रेड और एक होता है बेटा ब्लैक, राइट। रेड में होते हैं बेटा 26 कार्ड्स और ब्लैक में भी होते हैं बेटा 26 कार्ड्स, राइट। रेड में कितने? 26 कार्ड्स होते हैं बेटा, ब्लैक में भी कितने? 26 कार्ड्स होते हैं। अब ये जो रेड कलर के कार्ड्स है बेटा, ये भी अलग अलग 2 अपना कैटेगरीज में क्या होता है बेटा? डिवाइड्स होते हैं। इसी तरीके से ब्लैक कलर के कार्ड्स भी 2 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। तो जो रेड कलर के कार्ड हैं, इसको जनरली बेटा एक तो होता है इसमें हार्ट, ठीक है, और एक होता है इसमें डायमंड होता है। हार्ट में कितने कार्ड्स होते हैं बेटा? 13। डायमंड में कितने कार्ड्स होते हैं बेटा? 13 होते हैं। इसी तरीके से ब्लैक में होता है बेटा, एक होता है क्लब और एक होता है स्पेड्स, ठीक है। क्लब में यहाँ पे 13 कार्ड्स होते हैं, स्पेड्स में बेटा यहाँ पे कितने? 13 कार्ड्स होते हैं। तो इस तरीके से जो 52 कार्ड्स है, इस तरीके से बेटा इनको क्या किया गया है? कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया हुआ है, राइट। अब इसमें भी अगर बात करें हम, कुछ होते हैं बेटा यहाँ पे फेस कार्ड एक्चुअली कौन कौन से होते हैं? जिसमें फेस दिखाई देता है, जैसे क्वीन है या फिर जैक है, राइट। ये क्या होता है बेटा? फेस कार्ड्स होते हैं। अब फेस कार्ड भी बेटा यहाँ पे कौन कौन से होते हैं वो चेक कर लेते हैं। देखो, हार्ट में एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, एक जैक होगा। मतलब हार्ट के अंदर कितने फेस कार्ड्स हो गए बेटा? 3 फेस कार्ड्स हो गए, एक किंग, एक क्वीन और एक जैक। इसी तरीके से डायमंड्स में बेटा एक किंग, एक क्वीन, एक जैक। इसी तरीके से क्लब में एक किंग, एक क्वीन और एक जैक। इसी तरीके से स्पेड्स में एक किंग, एक क्वीन और एक जैक। मतलब अगर मैं बात करूं, ईच टाइप ऑफ कार्ड विल हैव 3 फेस कार्ड्स, है ना। हर एक टाइप का जो फेस कार्ड होगा बेटा, उसमें कितने फेस कार्ड्स होंगे? 3 फेस कार्ड्स उसमें जनरली यहाँ पे होंगे। तो अगर मैं चेक करूँ, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 वॉट? 12। तो बेटा टोटल जो फेस कार्ड्स हो गए वो कितने हो गए बेटा? हमारे पास 12 फेस कार्ड्स हो गए। टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए बेटा? हमारे पास 12 यहाँ पे फेस कार्ड्स हो गए। अब बात करते हैं जिसको बोलते हैं एस कार्ड्स, राइट। एस कार्ड्स कौन कौन से होते हैं? एस कार्ड को जनरली हम क्या बोलते हैं? इक्का, है ना। इक्का जो होता है वो क्या कहलाता है बेटा? फेस कार्ड कहलाता है। तो इसमें एक होता है, इसमें भी एक होता है, इसमें भी एक होता है और इसमें भी एक होता है। तो सभी में एक एक होते हैं। तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 हाउ मच? 4 बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं?
इक्का होते हैं ना, इक्का, जिसमें क्या लिखा होता है, ए लिखा होता है। जनरली आप कार्ड का अगर वो चेक करें तो कुछ ऐसा लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, है ना, यहाँ तक होता है, 1 से लेके कहाँ तक, 10 तक। और ये जो 1 वाला है इसको हम क्या बोलते हैं, एस कार्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एस कार्ड बोलते हैं। ये 1 नहीं होता एक्चुअली, सबसे बड़ा यही होता है, एस कार्ड इसको जनरली बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है पता है जैक, है ना, उसके बाद आता है जैक, उसके बाद आता है क्वीन, और उसके बाद आता है बेटा किंग। तो इस तरीके से इनका क्या होता है, अरेंजमेंट होता है बेटा कार्ड्स का। और ये जो एस कार्ड है सबसे बड़ा होता है ना, तो ये सबसे लास्ट में जनरली रखा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेइंग कार्ड। सो प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड बेटा क्वेश्चंस जनरली पूछे ले जाते हैं एग्जाम्स में, राइट। अब हमारा यहाँ पे चौथा और जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा वो है कैलेंडर। कैलेंडर रिलेटेड, राइट, कैलेंडर रिलेटेड क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 1 मार्क्स में क्वेश्चन बेटा जरूर आता है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना होता, इसमें केवल आपको डायरेक्टली बोल दिया जाता है कि भाई इसका प्रोबेबिलिटी निकालिए या फिर इसका प्रोबेबिलिटी निकालिए। डायरेक्टली हमें इसके बारे में यहाँ पे बोल दिया जाता है। चलिए, तो कैलेंडर रिलेटेड में सबसे मेन चीज़ है शुरुआत में, जैसे 1-2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो उसमें सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन होगा बेटा कैसा, मंथ रिलेटेड। मंथ रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। मंथ रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होंगे बेटा, जैसे हम बात करें महीने में 28 डेज होते हैं, 29 डेज भी होते हैं, 30 डेज भी होते हैं और 31 डेज भी होते हैं। ठीक है बेटा, 28 और 29 बोथ आर फेब्रुवरी मंथ, है ना, ये दोनों कैसे हैं, फेब्रुवरी मंथ वाले हैं, क्योंकि ये नॉन लीप ईयर वाला है और ये 29 कैसा है बेटा, लीप ईयर वाला फेब्रुवरी मंथ है। 30 डेज और 31 डेज, अगर आपको सपोज पता ना चले कि 30 और 31 डेज किस में है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो उठा हुआ पार्ट है बेटा ये 31 डेज होते हैं, और जो गड्ढा है अंदर वाला पार्ट है वो कौन सा होता है बेटा, 30 होता है। और यहाँ पे फेब्रुवरी मंथ भी आता है, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। जो उठा हुआ पार्ट है बेटा वो कौन सा होता है, 31 डेज वाला होता है। और जो गड्ढे में अंदर वाला पार्ट होता है वो कौन सा होता है बेटा, 28 डेज, मतलब फरवरी में वही गिना जाएगा और 30 में भी उसी को गिनेंगे। अब बड़े ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कैसे बेटा हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, राइट। मैं चूंकि यहाँ पे आपको डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालना सिखा रहा हूँ। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बेटा, सपोज आज सपोज क्या है हमारे पास, मान लो आज बेटा फ्राइडे है, ठीक है, आज सपोज फ्राइडे है, राइट। अब नेक्स्ट फ्राइडे कब आएगा, नेक्स्ट फ्राइडे कब आएगा, नेक्स्ट फ्राइडे कितने दिन बाद आएगा बेटा, आफ्टर 7 डेज, 7 दिन के बाद क्या आएगा बेटा, अगला फ्राइडे आएगा निकल के। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, डेज की बात आएगी, तो हम यहाँ पे जनरली बात करेंगे वीक्स की बात करेंगे, है ना, सप्ताह की यहाँ पे जनरली हम क्या करेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अगर आज फ्राइडे है तो बेटा 7 डेज बाद दूसरा नेक्स्ट फ्राइडे आएगा। तो मैं क्या काम करता हूँ बेटा, मैं क्या काम करता हूँ, इन सभी को डिवाइड कर लेता हूँ 7 से। इन सभी को मैं किससे डिवाइड कर लेता हूँ बेटा, 7 से डिवाइड कर लेता हूँ। 7 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि सपोज आज फ्राइडे है तो नेक्स्ट फ्राइडे कब आएगा बेटा, 7 डेज के बाद। अब जब मैं इसको 28 को जब मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो बेटा रिमाइंडर मेरे पास कितना आता है, 7 से अगर मैं किसको डिवाइड करता हूँ बेटा, 28 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो देखो 7 4 जा 28, तो रिमाइंडर कितना बचा बेटा मेरे पास, रिमाइंडर आया 0। रिमाइंडर कितना है बेटा, 0 रिमाइंडर आया मेरे पास, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, सभी के रिमाइंडर लिख रहा हूँ। तो यहाँ 0, यहाँ एक दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो इसलिए यहाँ पे 1 रिमाइंडर होगा, यहाँ पे 2 डेज एक्स्ट्रा है इसके अकॉर्डिंग, राइट। तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर आएगा बेटा, 2 यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कितने दिन एक्स्ट्रा हैं, यहाँ पे 3 रिमाइंडर आएगा, राइट। दोबारा बात कर लेता हूँ, अगर सपोज कुछ कन्फ्यूजन अगर हो रहा है तो देखो 28 को बेटा किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। कई बार ऐसा कन्फ्यूजन आ जाता है कि जी 7 से हमको क्यों डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड बेटा इसलिए करना है कि सपोज आज फ्राइडे है तो नेक्स्ट फ्राइडे कब आएगा, आफ्टर 7 डेज, राइट, 1 वीक कंप्लीट होता है। इसी तरीके से अगर सपोज 29 है तो 29 में रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा, 1 बचेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे एक दिन बढ़ गया है, 28 से कितना हो गया 29, तो यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा बच जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 2 दिन बढ़े हैं तो रिमाइंडर 2 होगा, 3 डेज यहाँ पे इंक्रीज हुए तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा बेटा, हमारे पास 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है बेटा, यहाँ पे जब आपको क्या निकालनी होती है, प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। तो देखो प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे फॉर्मूला क्या है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट।
मंथ रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए क्या लिखना है बेटा आपको, यहाँ पे लिखना है रिमाइंडर अपॉन 7. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर मंथ रिलेटेड क्वेश्चंस, राइट. मंथ रिलेटेड, इवन कैलेंडर रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए यही हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू रिमाइंडर अपॉन 7. लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैं बोलता हूं कि सपोज जुलाई मंथ है. कौन सा मंथ है? सपोज जुलाई का मंथ है. और मैं आपसे सपोज पूछता हूं कि जी 5 संडे की प्रोबेबिलिटी बताइए. क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 संडे इन द मंथ ऑफ जुलाई. क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे बेटा एग्जाम में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 संडेज इन द मंथ ऑफ जुलाई. 5 संडे का मतलब क्या हो बेटा? संडे उस महीने में 5 बार आया है. तो पहले आप चेक करेंगे कि जुलाई महीने में कितने डेज होते हैं. तो देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई. जुलाई में बेटा कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं, राइट. 31 डेज के लिए बेटा रिमाइंडर कितना आएगा बेटा हमारे पास? 3 यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है. तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 संडे आप ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 संडे इज इक्वल टू रिमाइंडर कितना बेटा? 3 अपॉन कितना? 7. सिंपल. इस तरीके से बेटा आप क्या निकाल सकते हैं? किसी भी दिन की आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं मंथ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में, राइट. आपको क्या ध्यान रखना है? एक बात आपको बड़े इंपॉर्टेंट से ध्यान रखनी है. वो ध्यान क्या रखना है? ये मंथ. वहाँ पे आपसे क्या पूछा है क्या नहीं पूछा उस पर ज़्यादा ध्यान देना नहीं है. आपको किस चीज़ पे फोकस ज़्यादा करना है कि कौन से महीने की बात हुई है, कौन से महीने की बात हुई है. मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि इन द मंथ ऑफ जून 4 मंडे की प्रोबेबिलिटी बताओ, 4 मंडे की प्रोबेबिलिटी बताओ. तो आपको ये नहीं देखना कि 4 मंडे है, 5 मंडे, 6 मंडे, कितने मंडे है, वो आपको नहीं ध्यान रखना बेटा. आपको क्या ध्यान रखना है? कौन से मंथ की बात हुई है, कौन से मंथ की बात हुई है. तो मंथ कौन सा बेटा यहाँ पे? जून. अब जून में चेक करो कितने डेज होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. जून में तो बेटा कितने डेज? 30 डेज. गड्ढे के अंदर आया 30 डेज. और 30 के लिए बेटा मतलब रिमाइंडर कितना बचता है बेटा? 2 बचता है. तो आप क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 संडेज. 4 संडे, मंडे लिखा मैंने. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 मंडे, राइट, इज इक्वल टू कितना बेटा? रिमाइंडर अपॉन 7. रिमाइंडर कितना बेटा? 2. तो 2 अपॉन 7, राइट. बड़े प्यार से समझिए इन क्वेश्चंस को. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. कुछ आपको यहाँ पे करना नहीं है. इवन आपको आंसर भी फ्रैक्शन में छोड़ देना है, राइट. आपको डिवाइड भी नहीं करना. सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये रहता है. दूसरा और डिस्कस कर लेते हैं. चलो और कोई एग्जांपल ले लें. मान लो बोल दिया गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 ट्यूसडे इन द मंथ ऑफ फरवरी. अब ध्यान रखने वाली बात है बेटा, जब भी फरवरी मंथ की बात करेगा तो ऑलवेज बेटा आपको स्पेसिफाई करेगा. क्या स्पेसिफाई करेगा? कि वो लीप ईयर है या फिर नॉन लीप ईयर है. ऑलवेज आपको स्पेसिफाई करेगा. जब भी फरवरी मंथ की बात आएगी तो हमेशा स्पेसिफाई करेगा कि लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है. चूंकि फरवरी में 28 डेज भी होते हैं बेटा, 29 डेज भी होते हैं. अब मान लो उसने बोला कि जी लीप ईयर है. क्या बोला? मानो उसने कि लीप ईयर है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 ट्यूसडे लीप ईयर में बेटा 29 डेज. वहाँ पे रिमाइंडर कितना बचता है बेटा? 1 बचता है. तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 अपॉन 7, राइट. सपोज हमसे बोलता है कि भाई नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 ट्यूसडे नॉन लीप ईयर के लिए कितना रिमाइंडर बचता है बेटा? 0 रिमाइंडर बचता है. तो आंसर कितना आएगा? 0.7. 0.7 बिकम्स व्हाट? 0. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 ट्यूसडे इन नॉन लीप ईयर, राइट. फरवरी मंथ में नॉन लीप ईयर में 4 ट्यूसडे की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा? 0 यहाँ पे हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, राइट. अभी और थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं. इस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के बारे में भी डिस्कशन करते हैं, राइट. देखिएगा इसमें क्या चीज़ हमको
बताना है, वो चीज़ देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राइट। क्या इंपॉर्टेंट बात है वो देखेंगे कि ये जो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, राइट, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो। ये बेटा हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होती है, एंड हमेशा लेस देन एंड इक्वल टू 1 होती है, राइट। तो बेटा अगर सपोज हम बात करें कि किसी की भी सपोज हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, राइट, किसी की भी अगर सपोज हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी की सपोज अगर रेंज की बात करें, राइट, इफ यू टॉक अबाउट द रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी, तो रेंज होती है बेटा क्या होती है, 0 से लेके 1 तक होती है। 0 से लेके 1 तक यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। अब 0 किस केस में होगी उस पर ध्यान दीजिए बेटा, 0 किस केस में होगी, 0 होगी बेटा किस केस में, 0 प्रोबेबिलिटी होगी किस केस में होगी, वो होगा बेटा इम्पॉसिबल इवेंट। कैसा इवेंट होगा बेटा, इम्पॉसिबल इवेंट होगा, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0 आएगी। इम्पॉसिबल इवेंट कैसा हो सकता है बेटा, देखो लेट्स टॉक अबाउट, मेरे पास एक ही अर्न है, ठीक है, अगेन मैं वही क्वेश्चन लेता हूँ, 5 रेड बॉल हैं, 2 ब्लैक बॉल हैं, 3 येलो बॉल हैं, राइट। मेरे पास कौन कौन सी बॉल है, रेड है, ब्लैक है और येलो है। ध्यान दीजिए मेरे पास कौन कौन सी बॉल है बेटा, रेड बॉल है, ब्लैक बॉल है और येलो बॉल है, राइट। अब सपोज मेरे से पूछा गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, कि वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो बेटा आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कहीं वाइट बॉल है ही नहीं भैया, और अगर वाइट बॉल यहाँ पे नहीं है तो कैसा इवेंट हो गया बेटा, इम्पॉसिबल इवेंट। वो इवेंट कैसा हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है बेटा, हमेशा आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी 0। अब बात करते हैं 1, है ना, कि 1 प्रोबेबिलिटी कब आ सकती है, ठीक है, 1 आ सकती है बेटा कब, जिसको बोलते हैं सर्टेन इवेंट, या फिर इसको ट्रू इवेंट भी बोलते हैं, ट्रू इवेंट, राइट। सर्टेन इवेंट भी बोल देते हैं और ट्रू इवेंट भी बोल देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बेटा, वहाँ पे 1 होती है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे समझें, कई बार बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन ही पूछ दिया जाता है, राइट। एक एग्ज़ाम में एक बार पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए, 1 डाई हु टेक्स बर्थ, 1 डाई हु टेक्स बर्थ, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए। तो कई सारे को तो समझ ही नहीं आया कि पूछा क्या जी इसमें। तो हिंदी में बात करें जहाँ तक कि 1 डाई हु टेक्स बर्थ, दैट मीन्स व्हाट, कि जो जन्म लेता है वो मरता भी है। सो इट इज़ ट्रू इवेंट, इट इज़ ट्रू इवेंट, कि जो जन्म लेता है वो मरता भी है, दैट मीन्स वो ट्रू इवेंट है। और ट्रू इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है बेटा, 1 होता है। दैट मीन्स यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1 निकल के आएगी, राइट। दूसरा एक एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज जैसे कि सपोज एग्जांपल ले लें कि सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट, बिल्कुल सही बात है कि सन कहाँ से राइज करता है, ईस्ट में से राइज करता है। दैट मीन्स दैट इज़ अ ट्रू इवेंट, और ट्रू इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है बेटा, ऑलवेज 1 होता है, राइट। चलिए तो और थोड़ा हम आगे इसमें पढ़ते हैं बेटा, कि जैसे मैंने पहले बात करी थी कि यहाँ पे कुछ डायग्राम रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, राइट। तो डायग्राम रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, और दूसरा पीई और पीई नोट में एक रिलेशन है, राइट। तो उस रिलेशन के बारे में भी हम यहाँ पे चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, राइट। तो पहले रिलेशन के बारे में पढ़ लेते हैं मनो, कि रिलेशन बिटवीन पीई एंड पीई नॉट। नॉट एक्चुअली क्या बेटा, ये जो होता है ना, ये डैश या फिर यहाँ पे बार लगा दें तो ये कैसे होते हैं, नॉट ई पढ़ते हैं हम इसको, हम क्या पढ़ते हैं इसको, नॉट ई पढ़ते हैं। और ये जो इवेंट है ये एक्चुअली क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट इवेंट बोलते हैं इनको, राइट। दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट इवेंट कहते हैं। अब इनमें रिलेशन क्या है वो देख लेते हैं कि क्या इनमें रिलेशन है। सो पीई प्लस पीई नॉट दिस इक्वल्स टू 1। और बेटा कभी भी अगर ऐसा हो जाए कि 2 या 2 से ज़्यादा
ये जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं इनका सम कैसा हो जाए बेटा 1 के इक्वल हो जाए। तो अब यहाँ से मैं अब नोट पॉइंट में उसको बाद में लिखवाऊंगा आपको। चलो तो पी ई इज इक्वल टू अगर निकालना हो तो वो कितने हो जाए बेटा 1 माइनस पी ई डैश के इक्वल हो सकता है, राइट। अलॉन्ग विद दैट अगर आपको पी ई डैश निकालना हो तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा 1 माइनस पी ई के इक्वल हो जाएगा, राइट। और ये जो इसके वाली बात कर रहा था वो आप यहाँ पे नोट में याद रखिएगा कि सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट sum of the probability of complementary event is 1। चेक करो PE और PE डैश इनका सम कितना है 1 हुआ। तो क्या हम यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं कि PE and PE डैश आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि PE और PE डैश क्या है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं, राइट। अब एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा वो क्या है डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन, राइट। डायग्राम रिलेटेड। अब डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन बेटा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जरा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कई बार क्या होता है थोड़ा स्ट्राइक कर देते हैं क्वेश्चन को, है ना, थोड़ा क्वेश्चन को ऐसा कि भाई थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। तो लेट सपोज मैंने क्या रखा है यहाँ पे, एक मेरे पास रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, जिसका लेंथ बेटा कितना है 20 मीटर है मान लो, राइट। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका लेंथ है 20 मीटर और लेट सपोज जिसका ब्रेथ है बेटा 4 मीटर का, राइट। और ये जो डिस्टेंस है ये कितना बेटा ये है 2 मीटर का। इसी तरीके से ये भी है बेटा 2 मीटर। अब ये है क्या क्या वो चीज़ देखो आप, मैं इसको सपोज बोल दूं A B C D, तो ये जो बेटा A B C D है ये तो क्या है गार्डन है, ठीक है। और P Q R S, ये जो PQRS है ये क्या बेटा इस गार्डन के अंदर एक लेक है, लेक बोल सकते हो, पॉन्ड बोल सकते हो, ठीक है, ऐसी चीज़ हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि एक इसके ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है ना, और हवाई जहाज उड़ रहा है तो उसमें ऐसा कहा गया कि भाई इस गार्डन के अंदर जो लेक है इस लेक के अंदर उस हवाई जहाज के क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। क्वेश्चन ऐसा पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कैसे भी आपको पूछे जा रहे हैं, बट अगर डायग्राम रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देखो क्वेश्चन बेटा ऐसा भी हो सकता है कि ये एक रेक्टेंगल दे दिया, रेक्टेंगल के अंदर आपको क्या दे दिया एक सर्कल दे दिया, तो क्वेश्चन आपसे कैसा भी पूछा जाए, राइट। या फिर ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक आपको दे दिया एक ट्रायंगल, राइट, और ट्रायंगल के अंदर बेटा क्या दे दिया गया एक आपको दे दिया यहाँ पे सर्कल, राइट। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट। बोर्ड एग्जाम में एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्जाम के अंदर, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा हम प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं, तो देखो प्रोबेबिलिटी यहाँ निकालने का केवल और केवल एक अलग ही स्पेशल यहाँ तरीका है, वो क्या है कि एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन, ठीक है, जो छोटे वाला रीजन है उसका एरिया ऊपर आएगा और एरिया ऑफ लार्जर रीजन वो कहाँ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा नीचे। मानो मेरे को इसका एरिया मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है मेरे को, तो प्रोबेबिलिटी मेरे पास यहाँ पे कितनी हो जाएगी बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉलर रीजन कौन सा बेटा, ये वाला है हमारे पास स्मॉलर रीजन। अब देखो इसका लेंथ भी 2 है, इसका ब्रेथ भी 2 है, इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, ये तो रेक्टेंगल अपना स्क्वायर हो गया, राइट। स्क्वायर हो गया तो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो मैं क्या लिखूं, एरिया ऑफ स्क्वायर ना लिख के यहाँ पे क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ लेक ही लिखते हैं, चलो, अपॉन ये क्या हो गया बेटा,
रेक्टेंगल कैसा है, गार्डन है, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ गार्डन लिख लिया हमने। अच्छा अब वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने पे कितना आंसर है, एरिया ऑफ लेक 2 × 2 बिकम वॉट 4 आ गया बेटा। और ये कितना हो गया 2 4 जा 24 जा कितना होगा बेटा 80, तो कितना हो गया 80 हो गया। तो ये आप चेक कीजिए कि ये बेटा ये कितना है हमारा, प्रोबेबिलिटी देखो कैसी आई 4/80 यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आई, किसकी, एयरक्राफ्ट के क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी, किसके अंदर, इस लेक के अंदर एयरक्राफ्ट के क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई थी, तो हमने बता दी। मान लो इसका पूछ लिया गया कि भाई इसका जो डायमीटर है, डायमीटर कितना है, सपोज इसका 2 मीटर है, राइट, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। और लेट सपोज ये रेक्टेंगल है, ये है अपना 4 मीटर और ये है हमारा कितना 2 मीटर, इसको थोड़ा और बड़ा रखते हैं 5 मीटर, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालेंगे इसमें भी, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ, राइट। प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालते हैं, देखो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आ जाएगी क्या, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है बेटा πr², और पाई की वैल्यू कितनी है 1 होती है यहाँ पे, तो कितना आएगा पाई हो जाएगा, चूंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 1 ही मिलेगा, अपॉन अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा बेटा 5 2 जा 10, तो आंसर कितना आ गया हमारा π/10। तो ये क्या आ गई, दिस इज नोन एज द प्रोबेबिलिटी, राइट। तो इस तरीके से डायग्राम रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में बेटा कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसके हिसाब से आप इनको प्रिपेयर कीजिए, राइट। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।